નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું રિંકલ। સુપરફાસ્ટ પહેલા જોઈએ અમિત શાહ સાથેની ખાસ વાતચીત। कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना, आध्यात्म के रास्ते पर जाने वाले भी वही करते हैं। मोदी जी भी आज वही कर रहे हैं। आप देखिए, देश के 60 करोड़ गरीबों को कई सारे वादे किए गए, मगर 70 साल तक उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन कभी नहीं आया था। गरीब कल्याण की बातें सबने की, गरीबी हटाओ की बातें के नारे भी लगे, मगर हुआ कभी नहीं था। आज मैं इतना कह सकता हूँ, 11 करोड़ गरीबों के घर से धुआं गायब है। गैस का सिलेंडर वो गरीब महिला के घर में पहुंच गया है। लगभग 11 करोड़ शौचालय इस देश में बन चुके हैं, जिसमें से 9 करोड़ से ज्यादा उपयोग में है। तो वो 9 करोड़ परिवारों की महिलाएं आज शर्मसार नहीं है, सम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। उनको भी होता है कि इस देश में मेरी हिस्सेदारी है, मेरी कोई चिंता कर रहा है। हर घर में नल का पानी पहुंचाने का काम हम शुरू करें। 8 करोड़ घरों में पानी पहुंचा, लगभग 2 करोड़ घरों में पहुंचने का काम हो गया। तो बहुत बड़ी बात है। 18,000 गांव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तब वहां बिजली का खंभा तक नहीं था। 18,000 गांव आजादी के 70 साल के बाद बिजली से अछूते थे, और घर तो करोड़ों घर। आज वो 18 के 18,000 गांवों में बिजली पहुंच गई है, और इसके साथ 4 करोड़ घरों में घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। लगभग 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपया मिल रहा है, और 1.5 लाख करोड़ रुपया एक साल के अंदर किसानों को पहुंचे। 1.5 लाख करोड़ रुपया। कभी यूपीए सरकार ने 60,000 करोड़ का ऋण माफ कर बहुत बड़ा काम किया था, ऐसा बताते थे। कहते हैं उसी से चुनाव 60,000 करोड़ तो बैंक में ही वापिस आ गए, किसान को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये तो बैंक का ऋण माफ हो गया। तो बैंक में ये 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसान को मिला है, जिसे इसको बैंक से ऋण ही नहीं लेना। जो 1.5 एकड़ 2 एकड़ के खेत है, जो हमारे बहुत सारे प्रदेश में एवरेज जोत इतनी ही है, उसका तीनों खेती का खर्चा ही 6,000 होता है, तब उसको ऋण ही नहीं लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको कोई अलग तरीके से देखता नहीं है। एक और ऋण माफ करने की पॉलिसी लाना, और दूसरी ओर किसान को ऋण न लेना पड़े ऐसी स्थिति में ले जाना। वो 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था आपने, 60 के 60,000 करोड़ बैंकों में आ गए। हमने 1.5 लाख करोड़ दिया जो किसान के पास गए, और किसान ऋण मुक्त हो गया। मैं मानता हूं ये यूनिक विचार है। इसी प्रकार से आज घर में अकाउंट न हो ऐसा कोई घर देश भर में नहीं। लगभग ढेर सारे लोग ऐसे थे जिनके 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी अकाउंट नहीं था। आज जनधन के माध्यम से उनको अकाउंट मिल गया। डीबीटी डायरेक्ट जाता है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई इनका पैसा खाता नहीं है। चाहे वृद्ध का पेंशन हो, वृद्धावस्था का पेंशन हो, चाहे विधवा का हो, चाहे बच्ची का वजीफा हो, सीधा पहुंच रहा है। इसी प्रकार से 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना की स्कीम 60 करोड़ लोगों को मिली है। 60 करोड़ लोग आए, आश्वस्त है, घर में कोई भी आपत्ति आ जाए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। 5 लाख तक मोदी कार्ड को स्वैप करेंगे और हम हमारा इलाज करा देंगे। दुनिया में कोई नहीं सोच सकता 130 करोड़ के देश को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। बाकी सारे कंपैरिजन करते हैं अंग्रेजी अखबारों में लिखकर। उनको मालूम नहीं है कि अमेरिका का आबादी उत्तर प्रदेश जितना है, और 130 करोड़ का देश 130 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन दे। बहुत साहसी फैसला है। 43 करोड़ बैंक खाते खुल गए, और 80 करोड़ लोगों को कोरोना में हमने मुफ्त राशन देने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक, 1.5 साल तक मुफ्त राशन दिया है। उसका बड़ा असर है लोगों पर। और मैं इसको असर से थोड़ा ऊपर जाकर सोचता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी की सरकार की संवेदनशीलता है जो ये योजनाएं बनाती है। हम योजनाओं के अंदर उसका स्केल और साइज दोनों को बदले हैं। पहले होता था इतने घर बनाएंगे, अब हम कहते हैं कि सबको घर मिलेगा।
पहले इतने घर में विद्युत पहुंचेगी, बिजली पहुंचेगी, अब कहते हैं कि सबके घर पहुंचाना है। पहले इतने शौचालय बनाएंगे, अब सब शौचालय सबके घर में पहुंचा। पहले गैस इतने देंगे, अब सबके घर में गैस। तो एक स्केल बदलने का काम किया, और ये स्केल बदलते ही 60 करोड़ लोग जो अपने आप को आजादी के साथ ना जोड़ते थे, ना लोकतंत्र के साथ जोड़ते थे, ना देश के अर्थतंत्र के साथ अपने आप को, क्योंकि वो तो बेनिफिशियरी था ही नहीं बेचारा। आज वो 60 करोड़ लोगों में एक आत्मविश्वास जगा है कि नहीं, ये देश की विकास में मेरा भागीदारी है, देश मेरा सोचता है, और ये 60 करोड़ लोगों की एक नई ऊर्जा देश के विकास के अंदर जुड़ी है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? समविकास करना, यही लोकतंत्र है। सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शीय विकास करना, यही लोकतंत्र है। और सबको देश के भले के लिए जोड़ना, यही लोकतंत्र है। तो अल्टीमेटली जो क्रिटिक है वो बोलेंगे, मगर मैं मानता हूं कि उन्होंने वही रास्ते पर नरेंद्र भाई आज भी है, जो कहते हैं कि आध्यात्म के रास्ते से वापिस आकर सत्ता की राजनीति में आए। जरिया बदला है, लक्ष्य वही है। ये प्रधानमंत्री जब किसी को जिम्मेदारी देते हैं, बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, तो किस आधार पर, क्या सोच के, क्या पैमाना होता है? आपको जब उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया लोकसभा 2014 से पहले, तो कुछ बात की होगी, आपको बताया होगा क्या करना होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों ने आलोचना की कि अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं, कभी आए नहीं, रहे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आप पर भरोसा किया, तो उसका कोई तो कारण। देखिए, उस वक्त हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, फैसला राजनाथ सिंह जी का था। मगर हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी तो घोषित हो ही चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से सामूहिक फैसले होते हैं। परंतु मैंने मोदी जी जैसी स्मृति किसी की नहीं देखी। 1980 की भी बात जस की तस आज उनको याद होती है, और इस स्मृति को उन्होंने एक अलग प्रकार से संजो कर रखा है, और इसमें से एनसाइक्लोपीडिया जैसा हर व्यक्ति के लिए इनका असेसमेंट तैयार होता रहता है, और फिर भी साथियों से सलाह मशवरा कर कर ही वो अंतिम निर्णय करते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यक्तियों के चयन के बारे में और व्यक्तियों को काम देने के बारे में उनके ज़्यादातर फैसले अच्छे भी होते हैं और सफल भी होते हैं। उज्ज्वला जैसी योजना भी आपने जिक्र किया, शौचालय की बात हो, जनधन योजना, जैम की जो ट्रिनिटी बनाई उन्होंने, और एक तरफ ये जो गरीबों के लिए, गरीबों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए, दूसरी तरफ आर्थिक सुधार के कार्यक्रम। तो एक तरफ लगता है कि बिल्कुल वामपंथ के रास्ते में पर जा रहे हैं, दूसरी तरफ लगता है कि धुर दक्षिण पंथ के रास्ते पर जा रहे हैं। तो ये तालमेल कैसे बिठाते हैं? देखिए, जरा भी वामपंथ का रास्ता नहीं है। आप मुझे माफ करना प्रदीप जी, वामपंथी रास्ता गरीब का उत्थान करना है ही नहीं। उसके अंदर पड़े हुए असंतोष को राजनीतिक पूंजी बनाकर सत्ता पर बैठना है, वरना वामपंथी स्टेटों की ये स्थिति होती है। सही बात। आज बंगाल का स्थिति देखिए, 27 साल के वामपंथी शासन के बाद, और गुजरात का स्थिति देखिए, त्रिपुरा का स्थिति देखिए, गुजरात का स्थिति देखिए। परंतु ये जो आप कह रहे थे कि वामपंथी और दक्षिणपंथी के बीच में कोई अंतर्द्वंद है, मैं नहीं मानता ऐसा है। ये बिल्कुल, देखिए, सरकार किस चीज के लिए होती है, कर किस चीज के लिए वसूला जाता है? जिस पर ईश्वर की कृपा है, जो ज्यादा परिश्रमी है, जिसके अंदर ज्यादा मेगा है, जिसके अंदर ज्यादा प्लानिंग की क्षमता ईश्वर ने दी है, वो ज्यादा पैसा कमाता है, तो उसको कमाने देना चाहिए, क्योंकि इससे देश का विकास होता है। उसके पास से कर वसूल कर कर जो पिछड़ा हुआ है, इसके पास गरीब है, इसी के लिए तो सरकार होती। बजट की व्याख्या क्या है? सीधी सरल लेमैन की व्याख्या क्या है? जिसके पास ज्यादा है उसके पास से उचित प्रतिशत में लेकर, जिसके पास नहीं है उसको पहुंचाना, और पूरे देश की व्यवस्थाओं को चलाना, यही तो बजट है। बजट क्या है? ये हमारी एक भी योजना वोट बटेने की योजना नहीं है, आप समझ कर चलिए। एक भी योजना नहीं, एक भी योजना में हमने किसी को सीधा पैसा नहीं दिया है। अच्छा रास्ता तो इधर चुनाव के गैस सिलेंडर क्यों देना, भी 2500 रुपया ही दे दो, और दिया भी जाता था पहले। हमने ये नहीं करा। 2500 रुपया देकर उसके अंदर
एक नई आशा का किरण जागृत किया गैस देकर, उसके जीवन स्तर को उठाकर नया आत्मविश्वास बढ़ा। जब घर में साइकिल होती है तो स्कूटी लाने का मन होता है, स्कूटी होती है तो स्कूटर लाने का मन होता है, स्कूटर होती है तो मोटरसाइकिल लाने का मन होता है, मोटरसाइकिल होती है तो कार लाने का मन होता है। इसके अंदर आशा का संचार कर कर उसके जीवन को, उसकी सोच को उद्वगति देकर देश के विकास के साथ जोड़ने का हमने एक रास्ता किया। ये वामपंथी विचार है ऐसा मैं नहीं मानता। तो मुझे लगता है सरकार का काम है। तो क्या लगता है आपको इसी वजह से मोदी सरकार की योजनाओं नीतियों से ज़्यादा मोदी पर व्यक्तिगत हमले होते हैं, उनकी व्यक्तिगत आलोचना, निंदा, भर्त्सना ये जो होती है, निजी आक्षेप कि इन मुद्दों पर जवाब नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इसका अलग तरीके से एनालिसिस करता हूँ। अपनी विचारधारा के प्रति निष्ठा रखना एक बात है, और कोई और विचारधारा का व्यक्ति सफल हो जाए वो सहन न कर पाना एक अलग बात है। मोदी जी के केस में वो हुआ है। हमारे देश में 67 के बाद की कांग्रेस को गिन ले तो 3-4 बड़ी बड़ी विचारधाराएं चली। एक समाजवादी थे, वो आंदोलन सिमट कर पहले जातिवाद में परिवर्तित हुआ और फिर परिवारवाद में परिवर्तित हो गया। बिहार वगैरह छोड़कर पूरा परिवारवाद में। कांग्रेस का आंदोलन जो था, आंदोलन शब्द ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो थी वो भी परिवारवाद में सिमट कर रही थी। तो ये दोनों मिलाकर एक परिवारवाद हुआ, एक आइडियोलॉजी बन गई। जो मेरा है वही श्रेष्ठ है, मेरा परिवार ही श्रेष्ठ है। दूसरा, दक्षिणपंथी माने जाने वाले हम, मगर हम एकात्म मानववाद में मानने वाले लोग हैं। अंत्योदय हमारा मूल प्रेरणा स्रोत है हमारी नीतियों का। और तीसरा, वामपंथी विचारधारा। ये 3 विचारधारा के बीच में रहा और तीनों को पर्याप्त मौका मिला है। इस देश की जनता ने कांग्रेस से तो सबको मौका दिया, कांग्रेस को तो खैर कितना बड़ा दिया, वामपंथियों को भी 3 राज्यों में लंबे लंबे समय तक मौका मिला, समाजवादियों को भी बड़ा मौका मिला। मगर जहां जहां एनडीए की सरकार हुई वहां अच्छा हुआ, जहां भाजपा की सरकार हुई वहां अच्छा हुआ। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने आकर इसको एक अलग डायमेंशन से बदला। अब मेरा कमिटमेंट मेरी विचारधारा के लिए हो राजनीति के अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि राजनीति के अंदर व्यक्ति ने विचारधारा के आधार पर ही काम करना चाहिए लोकतंत्र में। परंतु मेरे अलावे और कोई विचारधारा या तो कोई और विचारधारा रखने वाला नेता सफल होता है, इसको मैं सहन न कर पाऊं, ये अच्छा नहीं। कुछ परिवार तो आज भी मानते कि हमारे परिवार के अलावा कोई कैसे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो फिर वहां विचारधारा का सवाल कहां से आया? तो नहीं, वो परिवारवादी विचारधारा है, वो एक आइडियोलॉजी बन चुकी है। देखिए, चाणक्य ने एक सूत्र दिया था कि ज्येष्ठ होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है वो ज्येष्ठ होता है। इन्होंने किया कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, हमारे अलावे किसी को शासन करने का अधिकार नहीं है। जब मैं एसपीजी का कानून लेकर आया तो भाई गांधी परिवार को क्यों हटा रहे हो, भाई क्यों रखे? मेरा सवाल अलग है। ये कानून कोई गांधी परिवार के लिए नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के लिए। आप बनो प्रधानमंत्री, चुन कर आओ, ऑटोमेटिकली आपको सुविधा मिलेगी। नहीं बनोगे तो छोड़ देंगे। कल को मेरी सरकार नहीं है तो मुझे भी आम आदमी की तरह जीना चाहिए। और हम रहे सालों तक ऑपोजिशन में, हमने कभी ये सवाल नहीं उठाए। मगर ये जो मानसिकता है, इसी प्रकार से वामपंथी मित्रों की भी मानसिकता है कि ये कैसे सफल हो गए। इसके कारण व्यक्तिगत हमले होते हैं। मेरा तो राजनीति में मानना है, मैं इन सभी मित्रों को कहना चाहता हूं कि आप हमारी नीतिगत शिकायत जरूर करिए, जरूर करिए। हमारी सरकार में करप्शन है तो उसको उजागर करिए, हमारी कोई फेलियर हो तो जनता के सामने लेकर जाइए। मगर ऐसा लिख देना कि मोदी जी नहीं रहते हैं तो ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, इस प्रकार की बातें करना मैं नहीं मानता। इस प्रकार की गतिविधियों से राजनीति का स्तर बहुत नीचे ले जा रहे हैं, जो दुखद है। पिछले दिनों आपने एक लेख में मोदी जी को सबसे बड़ा रिफॉर्मर या बहुत बड़ा रिफॉर्मर बताया। तो ये किस आधार पर, किन बातों के आधार पर, कामों के आधार पर ये कहा? देखिए, इन्होंने देश की ढेर सारी समस्याओं को
मूलभूत सोच से विपरीत होकर, मतलब पारंपरिक सोच से विपरीत होकर देखा और इसका समाधान किया है। यही तो रिफॉर्म है। जैसे गरीबी उन्मूलन मैंने करा, इसी प्रकार से आर्थिक सुधारों में कोई समझता ही नहीं था कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बगैर ये देश उत्पादन का केंद्र बन ही नहीं सकता। इस देश के 60 करोड़ लोग अगर देश की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े, बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो इस देश की 100% ऊर्जा का उपयोग हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए इन्होंने रिफॉर्म करे और ढेर सारे रिफॉर्म करे। मैं सिर्फ रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताता हूँ। 370, फिर CAA, इसके बाद उत्तर पूर्व के अंदर आतंकवाद को खत्म करने के लिए ढेर सारे समझौते, ब्रू पुनर्वसन, कार्बी आंगलोंग समझौता, शांति बोडो समझौता, नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति का इम्प्लीमेंटेशन करना। हर क्षेत्र में उन्होंने, सुरक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक न्याय की दिशा में ढेर सारे परिवर्तन किए और समाज कल्याण की दिशा में भी, गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी बहुत सारे इसी प्रकार से कृषि को प्रायोरिटी देना, मैं मानता हूं ये देश के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मैं आर्थिक रिफॉर्म की पूरी, ये 3 कृषि कानून उसी का हिस्सा, इसी का हिस्सा है। और इसके अलावा भी बजट में बढ़ोतरी आप देख लीजिए, कितनी बड़ी बजट में बढ़ोतरी कृषि के बजट में हुई है और ढेर सारे परिवर्तन करें। और मैं मानता हूं आर्थिक सुधारों को मैं इसलिए बताना नहीं चाहता कि बहुत बड़ी सूची है उसमें, बैंकिंग से लेकर FDI पॉलिसी से लेकर GST से लेकर, लेकिन मेरा अगला सवाल इसी पर है। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाने से लेकर इंश्योरेंस, डिफेंस, FDI का परिवर्तन कर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को उसका कॉर्पोरेटाइजेशन कर और सहकारिता मंत्रालय के गठन तक ढेर सारे, नोटबंदी ले लीजिए, GST ले लीजिए। आज आपको अगर रिफंड लेना है तो कोई इनकम टैक्स ऑफिस में या कोई लॉयर की तरह आपके अकाउंट में वो आ जाएगा भी। आज आपका इनकम टैक्स असेसमेंट कहाँ गया है आपको भी मालूम नहीं। आपका कोई लॉयर CA आपसे अब कह नहीं सकता है इसको मैनेज करना है, लाइए इतने रुपये, वो ऑटोमेटिक होकर आप पर ही मिल आ जाएगा और आपका असेसमेंट हो जाएगा। इस प्रकार की ढेर सारी व्यवस्था है। कंपनी रजिस्टर करनी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही कंपनी अब रजिस्टर हो जाती है। आप एक नाम डालोगे तो 3 दिन में जवाब आएगा कि नाम तो ऑलरेडी रजिस्टर है, दूसरा नाम लाइए, जिसके लिए पहले क्यूमुलेटिव इफेक्ट से देखे तो अरबों खरबों रुपया घूस लिया जाता था, छोटी छोटी होती थी, मगर उसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट अर्थतंत्र पर काले धन के अर्जन में बहुत बड़ी होती थी। ढेर सारे रिफॉर्म किए हैं उन्होंने। मेरा अगला सवाल इसी रिफॉर्म को लेकर है। ये जो 2 कंसेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इसके लिए PLI स्कीम लाना, कस्टम ड्यूटी को ऊपर नीचे करके भारत के अंदर उत्पादन के लिए माहौल बनाना, विश्व की स्पर्धा में खड़े रहने के लिए गुणवत्ता को अच्छी करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाना, किन किन चीज़ों में हम दुनिया के बाजार में अच्छे से जा सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए स्पेशल पैकेज, स्पेशल एरिया आइडेंटिफिकेशन, इस प्रकार की आज ही निर्णय करा है। एप्पल पार्क का, टेक्सटाइल पार्क का, बहुत बड़े टेक्सटाइल आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। इस प्रकार से इससे हमारा कृषि भी बढ़ेगा, रोजगारी भी मिलेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है। ढेर सारे रिफॉर्म मोदी जी ने किए हैं। एक लेख में अपने आपने इसका भी जिक्र किया था कि 60 साल में जितने आर्थिक सुधार के कार्यक्रम हुए उससे ज्यादा 6 साल में मोदी 6 साल में मोदी जी ने करे। वो सही बात है और इसीलिए अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान से हम 6ठे पायदान पर पहुंचे, 5वें पायदान पर पहुंचे। 5-6 में ऊपर नीचे होता रहता है। 1,17,000 करोड़ का GST और डायरेक्ट टैक्स में इतनी बढ़ोतरी, टैक्स देने वाले करदाताओं में बढ़ोतरी, हर पैमाने से देखिए। और मुझे भरोसा है कि ये जो सुधार की है, चाहे NCLT का कानून हो, चाहे बैंक के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने की बात हो, चाहे ब्याज दर में कमी करने की, हर चीज का परिणाम अब मिलने लगा है। कोरोना का गतिरोध अगर ना आया होता
तो आज हम बहुत अच्छी जगह हो, मगर ये तो पूरी दुनिया के लिए है और हम सबसे पहले कोरोना के गतिरोध से उभरने वाला अर्थतंत्र है। आज हम प्री कोरोना स्टेज में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये 50-55 साल तक कांग्रेस का जो शासन रहा उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उनका जो वोटर रहा वो समाज का वंचित वर्ग रहा। कांग्रेस को वो अपनी पार्टी मानता था। पिछले 7 साल में आप लोगों ने उसको बदल दिया। आज मोदी जी ने भाजपा को वंचित वर्ग की पार्टी के रूप में उसकी पहचान बना दी है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो सामाजिक समीकरण बनाया आपने, सोशल इंजीनियरिंग कहे या जो भी नाम देना चाहें, इसकी योजना कब से थी उनके मन में? ये जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने उसके बाद से शुरू हुआ प्रोजेक्ट या उससे पहले से? नहीं, ये तो उन्होंने गुजरात में राज्य के स्तर पर, राज्य की रिक्वायरमेंट के आधार पर और वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल ये सारे एक्सपेरिमेंट गुजरात में करे ही थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लगभग 54 मंत्रालयों की अलग अलग योजना है जो जनता के लिए है, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के लिए। 54 मंत्रालयों की। आज 43 करोड़ बैंक खाते में वो सारी योजना डीबीटी के माध्यम से एक भी बिचौलिए के मगर सीधा 5 तारीख को उसको चेक मिल जाता है। आप मुझे बताइए इससे बड़ा भला उसका गरीब का क्या हो सकता है? वो बुढ़िया को 600 रुपया लेने के लिए कोई उससे 50 रुपया छीन जाता था। बच्चे के वजीफे से 10% कोई काट लेता था। आज ये सारी चीजें खत्म हो गई और ये सब करने के बाद भी कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर यहाँ इन्वेस्टमेंट का माहौल बना है। हम 17% पर ले आए। ये सब करने के बाद भी राहुल गांधी जी को बोलने के लिए तो ठीक है, एक बार आपको साक्षात्कार का मौका मिले तो इतना जरूर पूछना भैया कि आपके शासन था तब इसमें से क्या क्या कर पाए थे। आप तो 10 साल तो रहे, उस वक्त आप सांसद भी थे और आपकी माताजी पार्टी अध्यक्षा थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो क्या क्या कर पाए थे? एक बार जब आप साक्षात्कार वैसे देते नहीं है वो साक्षात्कार, मगर ये तो जरूर पूछिएगा। ये गुजरात से दिल्ली तक के सफर में कोई ऐसा मोड़, कोई ऐसा मौका आया जब ये लगा कि ऐसा करेंगे तो सत्ता से बाहर हो सकते हैं, बाहर हो जाएंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? क्योंकि ये सब आपने जो योजनाएं गिनाई, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, ये तभी संभव है जब आप सत्ता में हो। ये जो है जनतांत्रिक राजनीति की या चुनावी राजनीति की एक सच्चाई है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता विपक्ष में रिकवरी जनता का काम तो किया ही जा सकता है। हाँ, मगर इतना जरूर है कि यहाँ आप फैसले कर परिवर्तन कर सकते हैं। वहाँ फैसलों के अंदर के जो छिद्र होते हैं उसको उजागर करने का काम करते हैं। तो सिस्टम सुधार के लिए, तो सिस्टमेटिक सुधार के लिए तो आप काम कर ही सकते हो, परंतु हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये करने से हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ना मोदी जी की पॉलिसी का हिस्सा, पॉलिसी बनाते वक्त ना ये सोच रहती है। नहीं, किसी पॉलिसी बनाते वक्त ऐसा हुआ हो तो पॉलिसी बनाते वक्त एक ही सोच होती है कि ये अच्छे परिणाम देगी या नहीं देगी और जो लाभार्थी है उसका कल्याण होगा या नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई जनता में पहले रिएक्शन आता है और उसका कई बार राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, मगर हम राजनीति में राजनीतिक पार्टी को जिताने के लिए नहीं है, हम राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए है, देश की समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन लाने के लिए है, देश को सम्मानजनक जगह विश्व में दिलाने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, पूरे देश को शिक्षित करने के लिए और देश की संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर उचित स्थान मिले, इसके लिए हम राजनीति के अंदर हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम राजनीति में तो चुनाव तो जीतना चाहते ही है, प्रयास भी करते हैं, यत्न भी करते हैं उसके लिए, परंतु लक्ष्य वो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी समझ से देश के अकेले नेता हैं जिनके खिलाफ 20 साल से लगातार अभियान चल रहा है और जो अभियान चलाने वाले हैं वो थक नहीं रहे। उनकी कोशिश जारी है। कभी इससे विचलित होते हैं? कभी उनको लगता है कि नहीं ध्यान देना चाहिए? जरा भी नहीं होता है। हर विरोध के साथ मोदी जी और मजबूत होते हैं।